कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आज हमारा टॉपिक है प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, अपूर्ण लेखों पर लाभ की गणना। प्रत्येक ठेकेदार द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम खाते बनाए जाते हैं एवं वर्ष के अंत में अनेक ठेके ऐसे होते हैं जिसका निर्माण कार्य शुरू तो हो चुका है किंतु अभी तक या इस वर्ष के अंत तक समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे सभी ठेकों को हम अपूर्ण ठेके इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ऐसे ठेके जो स्टार्ट तो हो चुके हैं लेकिन इस साल के एंड होने तक अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, उन्हें हम बोलेंगे इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। लागत लेखों के अनुसार अपूर्ण ठेकों पर लाभ ज्ञात करने की विधि को समझने के पूर्व अपूर्ण ठेकों के संबंध में कुछ विशेष बातों को जानना आवश्यक है। यानी इनकम्प्लीट प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट पे हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, उससे पहले हमें कुछ टर्म्स जानना जरूरी है जो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित होती हैं। ये टर्म्स कौन कौन सी हैं हमारी? इसमें पहली है प्रमाणित कार्य, वर्क सर्टिफाइड। ठेके पे जितना काम कंप्लीट हो चुका है उसकी जांच ठेकेदाता के शिल्पकारों यानी आर्किटेक्ट इंजीनियर द्वारा करवाई जाती है, जो एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं इस चीज़ का कि कितना कार्य पूरा हो चुका है। तो ये आर्किटेक्ट या इंजीनियर जो सर्टिफिकेट इशू करते हैं जितना काम हो चुका है उतने काम को हम बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड, यानी इतना काम हमारा सर्टिफाइड हो चुका है इंजीनियर्स के द्वारा। प्रमाणित कार्य का लेखा ठेके खाते में किया जाता है। ऐसा प्रमाणित कार्य चूंकि संपूर्ण ठेका कार्य का एक अंश होता है और चूंकि ठेका कार्य अभी चालू अवस्था में होता है अतः प्रमाणित कार्य का अंग होता है। चूंकि हमारा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये जो वर्क सर्टिफाइड है ये हमारा वर्क इन प्रोसेस का ही एक पार्ट माना जाता है। तो ऐसा कंप्लीट काम जिसको इंजीनियर या आर्किटेक्ट ने सर्टिफाइड कर दिया उसको हम बोलेंगे वर्क सर्टिफाइड। दूसरा जो टर्म हम काम में लेते हैं वो है हमारा वर्क अनसर्टिफाइड। यदि कोई ठेकेदार अपनी पुस्तकें 31 मार्च को बंद करता है तो यह संभव नहीं है कि समस्त ठेकों का निरीक्षण 31 मार्च को ही करवाया जा सके। अतः ठेकेदाता द्वारा ठेके का निरीक्षण स्वयं की सुविधा के अनुसार कभी भी करवाया जा सकता है। अतः यदि ठेकेदाता द्वारा 15 मार्च को कार्य प्रमाणित किया गया है तो 16 मार्च से 31 मार्च तक ठेके पर लगाई गई लागत को अप्रमाणित कार्य कहा जाएगा। अतः लेखा वर्ष के अंत में ठेकेदाता द्वारा किया गया कुछ कार्य ऐसा भी हो सकता है जो निम्नलिखित प्रकार का होगा, यानी जो पूर्ण तो हो चुका है वर्ष के अंत तक लेकिन जो प्रमाणित नहीं हुआ है, अथवा कुछ कार्य निर्धारित अवस्था में न होने के कारण प्रमाणित न किया गया हो। ऐसे किसी कार्य के संबंध में प्रमाण पत्र न दिए जाने के कारण इस पर ठेकेदाता पेशगी के रूप में धन नहीं देगा। अतः ऐसे कार्य को हम अप्रमाणित कार्य यानी अनसर्टिफाइड वर्क कहते हैं। यानी जब हमारा वर्क सर्टिफिकेशन का काम शुरू होता है उसको कंप्लीट होने में भी कुछ टाइम लगता है, तो इन बिटवीन जो प्रोसेस चलता है उस बिटवीन में भी काम चूँकि ठेके का रुकता नहीं है, चलता रहता है। अतः ऐसा काम जो वर्क सर्टिफाइड के प्रोसेस के बाद भी चलता रहा है और जिस पर हमारी कॉस्ट लग चुकी है और लेकिन जिसके लिए सर्टिफिकेट हमें नहीं मिला है, तो इस वर्ष के अंत तक पूरा तो हो गया है, कंप्लीट तो हो गया है इस सीमा तक, लेकिन जो सर्टिफाइड नहीं हुआ है उसको हम बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। ये भी हमारा वर्क इन प्रोसेस का ही पार्ट माना जाता है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है हमारी वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस को ठेकेदार के लिए उसी प्रकार असेट्स माना जाता है जैसे एक वस्तु निर्माणी संस्था के लिए वर्क इन प्रोसेस स्टॉक को। जैसे एक कंस्ट्रक्टिव कंपनी के अंदर वर्क इन प्रोसेस जो हमारा स्टॉक होता है, उसी तरह से ठेकेदार के लिए भी वर्क इन प्रोसेस असेट्स ही माना जाता है। अतः प्रमाणित कार्य के अनुमानित मूल्य और अप्रमाणित कार्य की लागत मूल्य को वर्क इन प्रोसेस में शामिल किया जाता है। यानी वर्क इन प्रोसेस में दो चीज़ इंक्लूड की जाती है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। यहाँ पे ध्यान रखना है जो कम सर्टिफाइड हो चुका है उसकी वैल्यू ली जाएगी यानी उसमें प्रॉफिट एलिमेंट शामिल होगा, और अनसर्टिफाइड की कॉस्ट ली जाएगी वर्क इन प्रोसेस में शामिल करने के लिए, और इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। यानी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड आएगा हमारा वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, या फिर दोनों को जोड़ के हम दिखा देंगे वर्क इन प्रोसेस के नाम से। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ लाभ में से जो भी हमको कुल लाभ होता है, जो भी हमारा नोशनल प्रॉफिट होता है, उसका एक भाग लाभानी खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और शेष राशि को हम चालू खाते में हस्तांतरित कर देते हैं।
दूसरे वर्ष के प्रारंभ में विपरीत प्रविष्टि के द्वारा चालू खाते की पुनः ठेके खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। यानी जो नोशनल प्रॉफिट हमारा इस साल हुआ है उसकी कंप्लीट राशि पी.एन.एल में ट्रांसफ़र नहीं होती। कुछ सर्टेन रूल्स के अकॉर्डिंग उसमें से कुछ राशि हम ट्रांसफ़र करेंगे पी.एन.एल में, बाकी राशि को हम वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। इस प्रकार ये ट्रांसफ़र इस साल जो एंड में जो भी हम ट्रांसफ़र करेंगे वर्क इन प्रोसेस, वो हमारे नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में वापस से उसकी रिवर्स एंट्री करके उसको पुस्तकों में लाया जाएगा। नेक्स्ट जो टर्म आती है हमारी वो है नोशनल प्रॉफिट, गर्भित लाभ। यदि ठेका खाते की डेबिट में सभी लागतें एवं क्रेडिट में प्रमाणित और अप्रमाणित कार्य लिखने के बाद क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट से ज़्यादा होता है, तो ये जो डिफरेंस है इसको हम प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नोशनल प्रॉफिट। जो ये ठेके का भी अवधि काफ़ी लंबी है, अभी ठेका पूरा नहीं हुआ है, तो इसको हम कंफर्म प्रॉफिट नहीं बोल सकते, इसको हम नोशनल प्रॉफिट नाम ही देते हैं। नेक्स्ट जो टर्म ठेके में काम आती है इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में, वो है हमारी ठेके पे प्राप्त अग्रिम राशि, एडवांस मनी रिसीव्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। उन ठेकों के संबंध में जो एक लंबी अवधि में समाप्त होने वाले हैं, जैसे 3 साल, 5 साल, 7 साल या 10 साल, ठेकेदार प्राय ठेका मूल्य का भुगतान किश्तों में प्राप्त करता है। इस प्रकार की व्यवस्था ठेकेदार और ठेकादाता के मध्य प्रारंभ में हुए समझौते में तय कर दी जाती है। पेशगी या किस्त की राशि कितनी जाएगी, ये ठेकेदाता द्वारा पूर्ण किए गए कार्य के प्रमाणित मूल्य पर निर्भर करता है। सामान्य नियम यह है कि जैसे जैसे कार्य प्रमाणित होता जाता है, ठेकेदाता उसका पूर्व निर्धारित प्रतिशत का भुगतान करता रहता है, जिससे ठेकेदाता को एक साथ भुगतान करने पर होने वाली वित्तीय समस्या ना हो और ठेकेदार को भी अपना काम करने के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध हो जाए। यदि एडवांस प्राप्त राशि एवं उसका प्रतिशत दिया हुआ हो तो प्रमाणित कार्य की गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है। यानी चूँकि ठेका हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बहुत लंबा होता है, तो पूरा पेमेंट इसमें समाप्ति पर नहीं किया जाता है। इसका पेमेंट पहले ही तय कर लेते हैं कि किस्तों में कैसे कैसे किया जाएगा। पहले तय हो जाता है कि जितना भी काम कंप्लीट होगा उसका कितना सर्टेन परसेंटेज आपको कैश एवरी ईयर एडवांस के रूप में दे दिया जाएगा। वो चीज़ हमको पहले से ही फिक्स होती है कितना प्रतिशत हमें मिलेगा। तो ये जो कैश रिसीव्ड है ये वर्क सर्टिफाइड का एक सर्टेन परसेंटेज होता है। तो यदि किसी क्वेश्चन में हमें वर्क सर्टिफाइड नहीं दे रखा हो लेकिन प्राप्त एडवांस राशि और उसका परसेंटेज दे रखा हो, तो हम वर्क सर्टिफाइड निकाल सकते हैं कैश रिसीव्ड इन एडवांस डिवाइडेड बाय परसेंटेज इन एडवांस से। ठेकेदार को ठेकादाता से समय समय पे किस्तों के रूप में जो राशि मिलती है वह अग्रिम राशि के रूप में ही होती है, ना कि आंशिक भुगतान के रूप में। मतलब कि पार्टली पेमेंट नहीं होता, ये हमारा एडवांस अमाउंट होती है। अतः ठेकेदाता ठेकेदार का उतनी राशि के लिए ऋणदाता होता है। ठेका कार्य के पूर्ण होने के पूर्व एडवांस के रूप में किस्तों से प्राप्त होने पर तथा ठेके के पूर्ण हो जाने पर ठेका मूल्य देय होने पर आवश्यक प्रविष्टियां करने के लिए ठेकेदार की पुस्तकों में ठेकादाता का व्यक्तिगत खाता खोला जाता है। क्योंकि पैसा तो हमें कंप्लीट तब मिलेगा जब ठेका हमारा पूरा होगा और उसी समय हमारी वो इनकम होगी। उसके पहले प्रतिवर्ष जो भी पैसा हमें मिल रहा है वो एक तरह से एडवांस पैसा होगा, वो हमारा ठेके का एक पार्टली पेमेंट नहीं होगा। अतः उस राशि से हम ठेकेदार का खाता अपनी पुस्तकों में खोलेंगे, क्योंकि वो इतनी राशि से हमारे लिए ऋणदाता हो जाता है। तो यहाँ पे जब भी हमें पैसा मिलेगा तो हमारी एंट्री बन जाएगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। चूँकि एडवांस पैसा मिल रहा है तो कॉन्ट्रैक्टी के नाम से एक खाता खोल के हम करेंगे जब तक कि ठेका हमारा पूरा नहीं हो जाता है। नेक्स्ट जो टर्म यहाँ काम आती है वो है हमारी रिटेंशन मनी। ठेकेदाता प्रमाणित कार्य के आधार पर ठेकेदार को दी जाने वाली किस्त की राशि निश्चित करता है। ये ध्यान रहे कि ठेकेदाता प्रमाणित कार्य के संपूर्ण मूल्य का किस्त के रूप में भुगतान नहीं करता है, वरन उसका एक निश्चित प्रतिशत ही देता है, जो हमारा 75, 80 या 90% तक हो सकता है, और शेष परसेंटेज को वो रोक लेता है, जिसे हम रिटेंशन मनी अवरोध मूल्य कहते हैं। जैसे किसी सपोज करो हमारा वर्क सर्टिफाइड 2 लाख रुपए का है और उसका 80% हमें एडवांस दिए जाने की व्यवस्था हमने शर्तों में तय कर दी है, तो यहाँ पर हमें 1,60,000 रुपीज़ मिलेंगे, जबकि हमारा काम 2 लाख का पूरा हो चुका है और 40,000 रुपये ठेकेदाता द्वारा रोक लिए जाएंगे। तो ये 40,000 रुपये हमारी रिटेंशन मनी कहलाएगी। प्रमाणित कार्य का मूल्य का कुछ अंश रोकने का उद्देश्य ठेकेदार द्वारा पूर्व निर्देशों के अनुसार समय पर काम पूरा न किए जाने अथवा काम पोस्टपोन कर दिए जाने पर अथवा किसी अन्य शर्त की पूर्ति न करने पर यदि कोई संभावित हानि होने की संभावना है तो उस हानि की पूर्ति के लिए उस राशि को अपने यहाँ पर
रोक कर रखता है। तो ये कुछ टर्म्स है जो हमें ध्यान रखनी है जब भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है। एक बार मैं वापस से सारा ब्रीफ कर देती हूँ कौन कौन से टर्म्स हमें जो काम में लेनी है जब हमारा ठेके 1 वर्ष में पूरे नहीं हो रहे हैं। उसमें फर्स्ट है हमारा वर्क सर्टिफाइड। ये वो हिस्सा है जिसको आर्किटेक्ट इंजीनियर्स ने सर्टिफाइड कर दिया कि इतना % काम हमारा पूरा हो गया है। ये वर्क इन प्रोसेस का पार्ट होता है। वर्क सर्टिफाइड के अलावा भी कुछ काम ऐसा है जो हमारा कंप्लीट तो हो गया है वर्ष के अंत तक, लेकिन जिसको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, वो हमारा कहलाएगा वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क इन प्रोसेस में ट्रांसफ़र करते समय वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू ली जाएगी, यानी इसमें प्रॉफिट एलिमेंट भी इंक्लूड होगा, लेकिन अनसर्टिफाइड की कॉस्ट को ही शामिल किया जाएगा, इसमें इसकी वैल्यू को शामिल, मतलब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एलिमेंट शामिल नहीं होना चाहिए। वर्क इन प्रोसेस हम वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड दोनों का जो योग होगा उसमें से कुछ राशि जो हम प्रॉफिट में ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं उस राशि को घटाने के बाद जो शेष राशि है वो हमारी वर्क इन प्रोसेस कहलाएगी, जिसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में और एंट्री बन जाएगी हमारी वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। जब तक हमारा ठेका पूरा नहीं होता तब तक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने से जो भी प्रॉफिट हमारा निकलेगा वो प्रॉफिट हमारा नोशनल प्रॉफिट कहलाएगा, वो हमारा नोशनल प्रॉफिट कहलाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होगा। जब भी काम हमारा पूरा होता है तो जितना काम हमारा सर्टिफाइड हो गया है उसकी कोई जो राशि, उसके बदले में जो राशि हमें देता है ठेकेदाता, वो एक साथ ठेका पूरा होने पे नहीं मिलेगी। वो राशि हमको हर वर्ष कुछ किस्तों के रूप में मिलती रहती है ताकि ठेकेदाता पर भी एकदम से बर्डन ना पड़े सबसे अंत में पेमेंट करने का, और कुछ राशि काम करने के लिए खर्चे के रूप में भी ठेकेदार को मिलती रहे। तो ये राशि पहले से तय कर ली जाती है कि कितना हिस्सा हमको हर वर्ष एडवांस के रूप में मिलेगा। ये जो राशि है वो वर्क सर्टिफाइड का एक सर्टेन % हो सकता है, जिसके लिए हम एंट्री करते हैं कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। ये राशि हमारा कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट का पार्टली पेमेंट नहीं होता है, ये जस्ट लाइक एडवांस अमाउंट होती है जिसके लिए वो हमारा ऋणदाता होता है। अतः उसके नाम से खाता हम खोलेंगे जब तक कि ठेका हमारा कंप्लीट नहीं हो गया है। जितना पेमेंट वो कर रहा है हमको सर्टेन %, उसके अलावा जो पेमेंट हमको जितना उसने रोक लिया है, यानी जैसे प्रमाणित कार्य का 100% पेमेंट कभी भी नहीं होगा, एक सर्टेन % इसका ही पेमेंट होगा। तो जो राशि रोक ली जाती है जिसका पेमेंट नहीं होता है वो हमारी रिटेंशन मनी होती है, जो फ्यूचर में किसी भी वजह से यदि हानि होने की संभावना है उसको सेट ऑफ करने के लिए, उसको मेट आउट करने के लिए इस राशि को रोक लिया जाता है। तो इन टर्म्स को हम ध्यान रखेंगे जब भी हम इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स अकाउंट बनाएंगे। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में नेक्स्ट हम देखेंगे लाभ या हानि को किस तरीके से हमें उसका एडजस्टमेंट करना है। प्रत्येक ठेके पर लाभ का परिकलन उसके पूर्ण होने पर ही किया जाना चाहिए, परंतु इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट पर जब प्रमाणित और अप्रमाणित कार्य का मूल्य ठेका खाते में क्रेडिट किया जाता है तो ठेका खाते का क्रेडिट शेष अर्जित लाभ की राशि को प्रकट करता है। तब ऐसे इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट पर भी लाभ का परिकलन किया जाता है। ठेकेदाता का निरीक्षक कार्य सर्टिफाइड कर देता है। ठेकेदार द्वारा लगाई गई लागत को ध्यान में न रखकर पूर्ण कार्य के भौतिक नाप के आधार पर प्रमाणित कार्य की राशि का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार से प्रमाणित कार्य का मूल्य कार्य की वास्तविक लागत से अधिक होता है। ठेके पर लगाई गई कुल लागत ठेका खाते के डेबिट पक्ष में लिखी जाती है, जबकि अप्रमाणित कार्य की लागत ठेके खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखी जाती है। अतः ठेका खाता वर्क अनसर्टिफाइड की लागत प्रकट करता है। अतः अपूर्ण ठेके पर लाभ ज्ञात करने का कारण यह है कि प्रमाणित कार्य में चूंकि एक प्रॉफिट का एलिमेंट भी शामिल है, वो ठेका मूल्य का अंश है, जिसकी वजह से हमें उसमें लाभ अर्जित हो जाता है। अतः प्रमाणित कार्य के मूल्य में उस लाभ का आनुपातिक लाभ सम्मिलित होना स्वाभाविक है। चूंकि इसमें प्रमाणित कार्य हमारा वर्क सर्टिफाइड % शो करता है कि काम हमारा 25% पूरा हुआ है, 50 पूरा हुआ है, 80 पूरा हुआ है। चूँकि % ये हमारा बेस होगा कॉन्ट्रैक्ट पे, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में चूँकि प्रॉफिट एलिमेंट शामिल है तो हमारे वर्क सर्टिफाइड में भी प्रॉफिट एलिमेंट शामिल होता है, जिसकी वजह से हर वर्ष के अंत में जब हम खाते बनाएंगे तो प्रॉफिट हमारा निकल जाएगा। ये प्रॉफिट हमारा नोशनल प्रॉफिट कहलाता है। इस संबंध में यह ध्यान रखना चाहिए कि ठेकेदाता प्रमाणित कार्य के संपूर्ण मूल्य का भुगतान नहीं करता, वह उसकी कुछ अंश की राशि को रोक लेता है। जैसे एक एग्जांपल हम लें कि यहाँ प्रमाणित कार्य 2,50,000 का और 80% हमको एडवांस के रूप में मिलता है, तो ठेकेदार को केवल 2 लाख रुपए ही मिलेंगे,
बाकी पैसा वो रोक लेगा अपने यहाँ पर। यदि वर्ष के अंत तक ठेकेदार द्वारा इस ठेके पे 2,10,000 की लागत लगाई गई हो तो अप्रमाणित कार्य की लागत 20,000 रुपये हो तो प्रमाणित कार्य की लागत 2,10,000 माइनस 20,000 यानी 1,90,000 रुपये होगी। अपूर्ण ठेके पर अर्जित लाभ हमारा हो जाएगा यहाँ पर 60,000 रुपये। यदि ठेकेदाता इस अर्जित लाभ में से प्राप्त लाभ का 2/3 भाग लाभानी खाते में ले जाना चाहे तो जो राशि निकलेगी ट्रांसफ़र करने वाली वो हमारी निकल जाएगी नोशनल प्रॉफिट, जो यहाँ पर हमारा 60,000 है। चूँकि 2/3 हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, यहाँ पे हमने तय किया हुआ है, तो इंटू 2/3 ये तो पहले से तय होगा, और लेकिन उसका कितना परसेंटेज होगा वो प्रतिशत निकलेगा, कितना कैश हमको रिसीव हो गया है, मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड से जो राशि निकलेगी इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे P&L में, और शेष राशि हमारी वर्किंग प्रोसेस में ट्रांसफ़र की जाएगी। अतः सैद्धांतिक दृष्टिकोण से उसे प्रमाणित कार्य के मूल्य में सम्मिलित लाभ की संपूर्ण राशि को लाभानी खाते में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, उसके एक अंश को हमें प्रावधान के रूप में भी रखना चाहिए, ताकि भविष्य में हमारी यदि कॉस्ट बढ़ती है, किसी और तरह में लॉस होता है, तो उसको हम इसमें से सेट ऑफ कर सकें। अपूर्ण ठेकों पे कितना लाभ लागत लाभानी खाते में ले जाया जाएगा, इसके संबंध में कुछ निश्चित नियम होना आवश्यक है। अतः ठेकेदाता द्वारा लाभ की गणना विश्वसनीय नहीं होगी। इस संबंध में निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी जब भी हमारे ठेके पूरे नहीं होता है तब तक हम ये तय करके चलते हैं कि नोशनल प्रॉफिट का कितना प्रतिशत हम ट्रांसफ़र करेंगे P&L में और कितना प्रतिशत हम रोक के रखेंगे एज ए प्रोविज़न। और इसके संबंध में कुछ निश्चित पूर्वनिर्धारित नियम भी हैं, तो यदि प्रश्न में स्पष्ट सूचना नहीं हो तो हम कितना प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे उसके लिए हम निम्न नियमों को काम में लेंगे। यदि ठेका खाता हानि प्रकट करता है तो प्रमाणित कार्य के मूल्य तथा अप्रमाणित कार्य की लागत का योग ही बैलेंस शीट के चालू कार्य के मूल्य के रूप में दिखाया जाएगा। यदि ठेकादाता से अग्रिम प्राप्त धन चालू कार्य की राशि से अधिक है तो यह उचित होगा कि चालू कार्य की राशि संपत्ति पक्ष में दिखाई जाए और एडवांस राशि को उसके नाम से लायबिलिटी साइड दिखाई जाए। यानी जो एडवांस पैसा हमें मिल रहा है वो यदि हमारा वर्किंग प्रोसेस से ज़्यादा है तो बेटर होगा वर्किंग प्रोसेस को हम दिखाएं असेट साइड और एडवांस राशि को हम दिखाएं लायबिलिटी साइड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के नाम से। अतः सामान्य परिस्थिति में ठेकादाता से प्राप्त राशि को दायित्व की तरफ नहीं दिखाते हैं। नॉर्मल कोर्स में हम जो पैसा हमें एडवांस मिलता है उसको हम वर्किंग प्रोसेस में से घटा के दिखाते हैं, लेकिन यदि पेमेंट ज़्यादा हो तो हम दिखाएंगे उसको लायबिलिटी साइड। ये हमें ध्यान रखना है। ये हमारा हो गया हानि की स्थिति में। प्रॉफिट की स्थिति में जब हमको नोशनल प्रॉफिट होता है वहाँ पे 3 तरह की कंडीशन में उसको बांटा गया है। फर्स्ट, जब हमारा वर्क सर्टिफाइड 25% से कम हो, जब हमारा वर्क सर्टिफाइड 25% से 50% के बीच में हो, और जब हमारा वर्क सर्टिफाइड 50% से ज़्यादा हो। तो यदि हमारा वर्क सर्टिफाइड 25% से कम है, यानी जो ठेके का 25% से भी कम काम पूरा हुआ है, तो फिर हम उस प्रॉफिट की संपूर्ण राशि को ट्रांसफ़र करेंगे, प्रोविज़न के रूप में रख लेंगे। प्रॉफिट की कोई भी राशि P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। इस स्थिति में पूरा प्रॉफिट हम वर्किंग प्रोसेस को कम करने के काम में ले लेंगे। यदि ठेका कार्य का 1/4 यानी 25% से ज़्यादा काम पूरा हो गया है लेकिन 50% से कम काम पूरा हुआ है, तो हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। इस फार्मूले से जो राशि निकलेगी वो हम ट्रांसफ़र करेंगे P&L में, और शेष राशि को हम रोक लेंगे प्रोविजंस के लिए, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज के लिए। इस स्थिति में प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L का जो फार्मूला है वो हमारा हो जाएगा नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 1/3 मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। जब तक कि प्रश्न में कोई भी अन्यथा सूचना नहीं हो, हमें इस फार्मूले से जो राशि निकलेगी वो ट्रांसफ़र करनी है P&L में, और शेष राशि हमको रोक लेनी है प्रोविजंस के रूप में। फार्मूला मैं फिर रिपीट कर रही हूँ एक बार। यहाँ फार्मूला हमारा हो जाएगा नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड, तब जब हमारा वर्क सर्टिफाइड 25% से ज़्यादा हो ठेके के, लेकिन 50% से कम काम पूरा हुआ हो। थर्ड सिचुएशन, यदि ठेका कार्य जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसका 50% से ज़्यादा काम पूरा हो गया है और प्रमाणित भी हो गया है, उस स्थिति में फॉर्मूला तो हम यही अप्लाई करेंगे, बस रेशो 1/3 की जगह पर 2/3 ले लिया जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। यानी इस स्थिति में हम नोशनल प्रॉफिट का 2/3 जो
वर्क सर्टिफाइड कैश यूज के रेशियो में निकालेगा, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे P&L में, शेष राशि को हम ट्रांसफ़र कर देंगे वर्क इन प्रोसेस में और उसको रोक लेंगे प्रोविजंस के रूप में। तो ये हमें ध्यान रखना है, यदि प्रॉफिट आपका काम 25% से कम है तो पूरा प्रॉफिट हमें ट्रांसफ़र करना है प्रोविजंस के अंदर। यदि 25% से ज़्यादा लेकिन 50 से कम है तो नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड या वर्क सर्टिफाइड ट्रांसफ़र होगा P&L में। यदि हमारा 50% से ज़्यादा काम पूरा हो गया लेकिन ठेका पूरा नहीं हुआ है तो नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड या वर्क सर्टिफाइड हम ट्रांसफ़र करेंगे P&L में और शेष राशि को हम रोक लेंगे प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज के लिए। अब छोटा सा जैसे एग्जांपल यहाँ पे हमको दे रखा है समझाने के लिए, यहाँ पे सूचना दे रखी है कंप्यूट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एंड पास रिलेटेड एंट्री विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन सूचनाओं से हमें निकालना है कितना प्रॉफिट हमें P&L में ट्रांसफ़र करना है और उसकी एंट्री हमें क्या बनानी है। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन में हमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखा है 3 लाख रुपए का, वर्क सर्टिफाइड दे रखा है 2 लाख रुपीज़, वर्क अनसर्टिफाइड दे रखा है 10,000, कॉस्ट इनकर्ड टिल द एंड ऑफ द ईयर दे रखी है हमको 1,50,000। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे इसमें नोशनल प्रॉफिट। यदि हम इसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के फॉर्म में बना के लिखें तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट साइड वर्क सर्टिफाइड जो दे रखा है यहाँ पे हमको 2 लाख रुपीज़। ये है हमारा वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, फिर कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, ये दे रखा है हमें यहाँ पे 10,000, कॉस्ट इनकर्ड टिल द एंड ऑफ द ईयर हमें यहाँ दे रखी है 1,50,000। तो यहाँ पर जो हमारा नोशनल प्रॉफिट है वो निकल जाएगा 2,10,000, इसमें से लेस कर देंगे हम 1,50,000 तो प्रॉफिट हमारा आ गया यहाँ पर नोशनल प्रॉफिट 60,000। अब चूँकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारा 3 लाख रुपए का है, वर्क सर्टिफाइड 2 लाख का, यानी यहाँ पे काम हमारा 50% से ज़्यादा पूरा हो गया है, यानी यहाँ पर वर्क सर्टिफाइड इज़ मोर देन 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो हम जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो हमारा फॉर्मूला है वो हो जाएगा नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। क्योंकि कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमें ये फॉर्मूला ही काम में लेना है। यहाँ पे हमारा नोशनल प्रॉफिट है 60,000 इंटू 2/3, यहाँ पे कैश रिसीव है हमारा 1,60,000 और वर्क सर्टिफाइड है 2 लाख रुपीज़। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L निकल जाएगा हमारा यहाँ पर 32,000। ये 32,000 हम ट्रांसफ़र करेंगे P&L में और बाकी जो रिमेनिंग यानी 60,000 माइनस 32,000 रिमेनिंग बचेगा हमारा 28,000, ये हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा ट्रांसफ़र टू W वर्क इन प्रोसेस। यहाँ पे जो एंट्री बनेगी हमारी ट्रांसफ़र करने की वो बन जाएगी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टोटल प्रॉफिट है हमारा 60,000 रुपये का, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे 32,000 एंड टू वर्क इन प्रोसेस इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे 28,000।
तो एंट्री बन जाएगी हमारी कॉन्ट्रेक्ट अकाउंट डेबिट 60,000 से, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 32,000 एंड टू वर्क इन प्रोसेस 28,000। तो ये तरीका है हमारा प्रॉफिट निकालने का, और ये बनेगी हमारी एंट्री प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने की। इसके अलावा 2 टर्म्स हमारी और है जो हमको ध्यान रखनी है। एक है लगभग पूर्ण होने वाले ठेके पे लाभ की गणना का तरीका अलग होता है, जिसको हम आगे के एक वीडियो में देखेंगे। और ऐसे ही अपूर्ण ठेके पर हानि होने पर, यदि हमें अपूर्ण ठेके पे हानि होती है तो संपूर्ण हानि को हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उसको यहाँ पे राइट ऑफ कर देंगे। यदि प्रश्न में स्पष्ट रूप से लाभानी खाते में डेबिट की जाने वाली हानि का उल्लेख हो तो कुल हानि का केवल वह भाग ही लाभानी खाते में डेबिट किया जाएगा जिसका प्रश्न में उल्लेख किया गया है। अपूर्ण ठेकों पे लाभ की गणना का औचित्य। यदि कोई ठेका अनेक वर्षों में पूरा होता है तो उस पर अर्जित लाभ अंतिम वर्ष के प्रयास से ही अर्जित नहीं हुआ है, बल्कि पूर्व वर्ष के प्रयासों का भी इसमें पूरा योगदान है। अतः उन वर्षों में भी लाभ की गणना करनी चाहिए जब ठेका कार्य अपूर्ण था। इसलिए भी हमें हर साल नोशनल प्रॉफिट निकालना चाहिए। विभिन्न वर्षों में लाभानी खाते द्वारा प्रकट लाभ में कंसिस्टेंसी रखने के लिए भी अपूर्ण ठेकों पर लाभ की गणना आवश्यक है। अन्यथा जिस वर्ष में कोई ठेका पूर्ण न हो उस वर्ष के लाभ शून्य, और जिस वर्ष में ज़्यादा ठेके पूर्ण होंगे उस वर्ष का लाभ अधिक राशि प्रकट करेगा, जो सही स्थिति को नहीं बताता है। अपूर्ण ठेकों पर लाभ न दिखाने से किसी एक वर्ष में लाभ अधिक हो जाएगा और उस वर्ष अधिक दर से हमें टैक्स भी देना पड़ेगा, जो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। अपूर्ण ठेकों पर लाभ की गणना इस प्रकार से की जाती है जिसमें हम कंजर्वेटिव प्रिंसिपल काम में लेते हैं, यानी समस्त हानियों के लिए तो हमें आयोजन करना है पर लाभों के लिए कोई भी आयोजन हमें नहीं करना है। तो लाभ की गणना केवल उस कार्य पे की जाती है जिसे हमने सर्टिफाइड कर दिया है। अनसर्टिफाइड की हम केवल कॉस्ट ही दिखाते हैं। सर्टिफाइड कार्य पर लाभ की गणना तभी की जाती है जब ठेके का मूल्य का कम से कम 25% से ज़्यादा काम हमारा सर्टिफाइड हो गया हो। 25% से कम है तो फिर लाभ को हम P&L में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, गणना भी नहीं की जाती है। यह माना जाता है कि जैसे जैसे पूर्ण कार्य का अनुपात कुल पूर्ण होने वाले काम की तुलना में बढ़ेगा, भविष्य के प्रति हमारी जो संदिग्धता में है कमी आ जाएगी, हमारे जो भी कंटिजेंसीज में कमी के चांसेस होते हैं। अतः हम इसके बेस पर हमने जो रेशो रखा है 1/3 और 2/3 रखा है, यानी जब काम कम पूरा हुआ है तो हमें संभावना की ज़्यादा हानि हो सकती है तो हमने सिर्फ 1/3 ही ट्रांसफ़र किया। लेकिन जब ठेका हमारा 50% को क्रॉस कर गया तो हमें लगेगा कि अब शायद हमें हानि होने की संभावना कम लग रही है, तो हमने प्रॉफिट का 2/3 ट्रांसफ़र किया। इसलिए 1/3 2/3 की रेशो को काम में लिया जाता है।